हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि कुछ कस्टमर्स को टॉपअप लोन की रिक्वायरमेंट रहती है और कस्टमर बहुत बार ये परेशान होता रहता है कि बैंक का एम्प्लॉई या जो भी कंपनी जहाँ से उसका लोन चल रहा है वो एम्प्लॉई उसे रेस्पॉन्स नहीं दे रहे। तो इस मीटिंग में, इस ट्रेनिंग में मैं सिर्फ इतना सा शेयर करना चाहता हूँ कि जो भी कस्टमर जिनका पहले कहीं से भी लोन चल रहा है और अब वो टॉपअप लेना चाहते हैं, तो पहले वो खुद इस चीज़ का रिव्यू करें कि बैंक वाले किन किन पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं टॉपअप देने से पहले। कि देखिए, आप किसी भी बैंक के एम्प्लॉय को बार बार कॉल करेंगे कि सर टॉपअप करवा दीजिए, करवा दीजिए, करवा दीजिए, लेकिन हर एक बैंक में एक पॉलिसी होती है। उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही बैंक के एम्प्लॉय लोन कर सकते हैं। देखिए, बैंक में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिपार्टमेंट सब अपना अपना काम करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स क्लब होती हैं। उसके बाद में कहीं एक डिसीजन निकलता है कि हम लोन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। किसी एक एम्प्लॉय पे डिपेंड नहीं होता कि लोन हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट में ऐसा समझिए। अभी जैसे क्या है कि यदि किसी भी कस्टमर ने किसी भी बैंक से या एनबीएफसी कंपनी या किसी भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हुआ है, तो अभी देखिए वो खुद ही असेस कर ले कि क्या वो एलिजिबल है या नहीं है टॉपअप के लिए। देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि जो भी कस्टमर आज की डेट में जो भी उसने लोन लिया हुआ है उसकी कितनी ईएमआई पे कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट आता है कि क्या उसे टॉपअप दिया जाएगा, तो वो जो न्यू एक ईएमआई क्रिएट होगी, तो क्या और जो पहले की ऑब्लिगेशन चल रही है, क्या उन दोनों का वजन वो सह पाएगा। मतलब वजन का मतलब क्या उसकी ईएमआई कैपेसिटी इतनी है कि क्या वो ईएमआई पे कर पाएगा। देखिए, अब ये कस्टमर को खुद को सोचना है कि क्या वास्तव में मैं जितना टॉपअप लेना चाह रहा हूँ कि उसकी ईएमआई लगभग कितनी आएगी। पहले इसकी जानकारी ले। यदि वो उस ईएमआई को पे कर सकता है तो फिर नेक्स्ट लेवल पे बैंक एम्प्लॉय से बात करें। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है, अब बैंक एम्प्लॉय भी क्या चेक करते हैं कि प्रॉपर्टी का टाइटल क्या है, राइट है, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। मान लीजिए कि किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू आई 50 लाख रुपए और अभी कस्टमर ने ऑलरेडी लिया हुआ है 25-30 लाख का लोन उस प्रॉपर्टी पे, तो मतलब क्या है कि एलटीवी ऑलरेडी 50% से अबोव है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर बैंक एम्प्लॉय से चाहे कस्टमर कितना भी रिक्वेस्ट करे, लेकिन जल्दी से फाइल प्रोसेस में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि पहले ही एलटीवी पे कॉल लिया जा चुका है, राइट है। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अभी ये भी मान लीजिए कि किसी ये तो है, मैंने प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा बताई कि 50 लाख। मान लीजिए कि किसी कस्टमर की प्रॉपर्टी की वैल्यू ही 10 लाख रुपए है और उसने ऑलरेडी 5-6 लाख रुपए का लोन बैंक से उठा रखा है। अब उसे और टॉपअप चाहिए। अब टॉपअप के लिए सबसे पहले देखो, बैंक एम्प्लॉय ये चेक करते हैं कि इसका रीपेमेंट ट्रैक कैसा है, कितना एमओबी इन्हें हो गया, हमारे यहां से लोन लिए हुए पार्टी को कितना टाइम हो गया, और कम से कम 12 ईएमआई भी पे करी है या नहीं की। और यदि 12 ईएमआई वो पे कर चुका है तो क्या उसने समय पे ईएमआई पे की है या नहीं की, कहीं कोई बाउंसिंग तो नहीं है। यदि बाउंसिंग है तो किस कारण से बाउंसिंग है, ये चीजें, ये पॉइंट्स चेक होते हैं, राइट है। और इसी तरह से इनकम चेक होती है कि जिस वक्त लोन दिया गया था उस समय कस्टमर की क्या इनकम थी, आज की डेट में कस्टमर की क्या इनकम है, क्या जो इनकम पहले थी वही है या कुछ इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, यह भी चेक होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि यदि इनकम डिक्रीज हो गई तो प्रोसेस में फाइल नहीं आएगी। यदि इनकम इंक्रीज हुई है तो कितनी इंक्रीज हुई है, क्या वह कस्टमर लोन के लिए अब एलिजिबल है या नहीं, इन पॉइंट्स पे ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट ये आता है कि प्रॉपर्टी के आसपास डेवलपमेंट कैसा है, क्या वह जो प्रॉपर्टी है क्या वह मार्केटेबल है या नहीं है। देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी जिस पे बैंक लोन देता है सबसे पहले यह चेक करता है कि वह जो प्रॉपर्टीज पे हम लोन दे रहे हैं वह मार्केटेबल है या नहीं है, राइट है।
अब देखिए, मान लीजिए कि प्रॉपर्टी के आसपास ऑलरेडी पहले से ही बहुत कम डेवलपमेंट है। अब कस्टमर को और नीड है, पैसे की और आवश्यकता है। अब लेकिन बैंक ने देखा कि जितना रिस्क हम ले सकते थे इतना पहले ले चुके, अब हम और रिस्क नहीं ले सकते, तो ऐसी पोजीशन में फाइल रिजेक्ट हो जाती है। और यदि जो प्रॉपर्टी है वह मार्केटेबल है, ओके, यदि प्रॉपर्टी मार्केटेबल है तो बैंक यह देखता है कि जितना पहले लोन दिया हुआ है और अभी मैं जो लोन दूंगा तो वो टोटल कितना एलटीवी जाएगा, टोटल एलटीवी कितना होगा। अब एलटीवी का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी 10 लाख की है और यदि उस पर 5 लाख रुपए का लोन बैंक ने कर दिया, मतलब 50% एलटीवी पे लोन कर दिया। और यदि ऑलरेडी बैंक ने 10 लाख की प्रॉपर्टी पे 6 लाख रुपए का लोन दिया हुआ है, का मतलब है कि वह 60% एलटीवी पे लोन दिया गया है, राइट है। अभी मान लीजिए कि ऑलरेडी बैंक ने 6 लाख रुपए का लोन किसी प्रॉपर्टी पे दिया है और वो 10 लाख की है, तो 60% एलटीवी। अब बात ये आती है कि बैंक की पॉलिसी क्या कहती है कि बैंक किस एलटीवी पे लोन देता है। यदि बैंक की पॉलिसी ही 50% एलटीवी पे लोन देने की है और यदि ऑलरेडी डेविएशन लेकर के 60% पे लोन दिया। अब डेविएशन का क्या मतलब है कि बैंक की पॉलिसी तो है कि मैं 10 लाख की प्रॉपर्टी पे 5 लाख रुपए लोन कर सकता हूं, लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, उसकी नीड थी, तो कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया, तो कहीं ना कहीं बैंक ने देखा कि इसकी कस्टमर की नीड ज़्यादा है, तो उन्हें 5 लाख की जगह 6 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड करवा दिया पहले से ही। अब लेकिन फिर भी कस्टमर, ये मान लीजिए कि फिर भी टॉपअप और लेने आ रहा है। अब क्या होगा कि बैंक ने ऑलरेडी लोन दिया हुआ है 6 लाख रुपए का। अब बैंक जो नेक्स्ट लेवल पे नहीं फाइल को नहीं भेज सकता। क्यों नहीं भेज सकता? क्योंकि ऑलरेडी डेविएशन के साथ में फाइल अप्रूव हुई थी। अभी हम अलग से कोई नया डेविएशन पे अप्रूवल नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी है वह भी इस पॉइंट पे क्वेश्चन करेगी कि आपने क्या सोच समझ करके फाइल को आगे भेजी है। तो जो भी एम्प्लॉय है वो इस तरह की फाइल्स को हाथ ही नहीं लगाता है। तो ये कस्टमर को सेल्फ असेसमेंट की आवश्यकता है कि वह खुद ही सेल्फ असेसमेंट कर ले। और जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वह आता है कि लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, कि आप जो भी इनकम बता रहे हैं क्या उसके अकॉर्डिंग आपका लिविंग स्टैंडर्ड है। क्योंकि अब जब नेक्स्ट टाइम वापस से फाइल टॉपअप के लिए जाएगी तो मैंने बताया कि इनकम चेक होगी, ईएमआई कैपेसिटी चेक होगी, प्रॉपर्टी का टाइटल चेक होगा और प्रॉपर्टी की वैल्यू चेक होगी। इसी तरह से आसपास डेवलपमेंट चेक होगा। अभी मान लीजिए कि किसी कस्टमर की इनकम है 15,000 या 20,000 रुपये और कस्टमर ने ऑलरेडी लोन लिया हुआ है 3-4 लाख रुपए का। तो अभी क्या है कि ईएमआई कैपेसिटी से ज़्यादा है। ईएमआई कैपेसिटी अभी ये कैसे बता रहे हैं हम कि मान लीजिए कि किसी कस्टमर की इनकम है 20,000 और यदि हमने उसे 10,000 की ईएमआई बना दी, कि हमने जो भी लोन दिया उसकी ईएमआई 10,000 की बना दी, तो 20,000 रुपये कस्टमर की इनकम है और 10,000 की ईएमआई बना दी, तो कहीं ना कहीं वो खुद का घर खर्च भी तो चलाएगा। अब यदि कस्टमर टॉपअप ले रहा है और टॉपअप के बाद में यदि उसकी ईएमआई टोटल 15,000 हो जाएगी तो फिर वो पे कैसे कर पाएगा, राइट है। अभी कई बार कस्टमर ये बोलते हैं कि सर पहले जो मैंने काम लिया था वो कहीं फिक्स इन्वेस्ट हो गया, अभी जो मैं आपसे लोन लूँगा यह लोन मैं इनकम इंक्रीज करने में लगाऊंगा पैसा। तो अब देखिए कि यदि कोई भी कस्टमर यह सोचता है कि मैं जो पूरा लोन अमाउंट है इस अमाउंट को किसी बिजनेस में लगा दूं, या मतलब किसी बिजनेस को क्रिएट करूं या नया ओपन करूं, नया खोलूं और फिर मैं उस इनकम से ईएमआई पे कर दूंगा, तो यह बहुत क्रिटिकल है। यदि कस्टमर यदि ये सोचता है कि मैं लोन ले रहा हूं और जो लोन ले रहा हूं उस अमाउंट को बिजनेस, उस अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट करके फिर जो मेरी इनकम होगी उससे मैं मेरी ईएमआई पे कर दूंगा। देखिए लोन एक कर्ज है, पहली चीज समझने की। और कर्ज इंसान तब लेता है जब कहीं ना कहीं किसी काम को करने के लिए उसके पास ऑलरेडी बैलेंस है और उसको हेल्प चाहिए कि मेरा काम पूरा हो जाए तो मुझे कुछ हेल्प और मिल जाए, एक्सेस थोड़ा अमाउंट मिल जाए तो हेल्प मिल जाए। तो लोन हेल्प के लिए है। यदि कोई भी कस्टमर पूरी तरह लोन पे डिपेंड है कि अगर मेरे को लोन मिल जाए तो मैं मेरा बिजनेस खोल लूँ, या मेरे को लोन मिल जाए
तो मैं मेरा मकान बना लूँ। अगर वो पूरी तरह से लोन पे डिपेंड है तो वो है आगे जाकर के ईएमआई के चक्कर में फंस जाएगा, और ईएमआई के फेर में फंसने के बाद कहीं ना कहीं उसे उसकी प्रॉपर्टी सेल ही करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसकी ईएमआई कैपेसिटी आज की डेट में इतनी नहीं है। देखिए, एक्चुअल में कस्टमर को लोन दिया जाता है उसकी इनकम का 50% पार्ट तक। जैसे मैंने बताया कि किसी कस्टमर की 20,000 इनकम है तो 10,000 की उसकी ईएमआई बना दी, बाकी 10,000 इसलिए छोड़ा जाता है कि जिससे कि वो उसका घर खर्च चलाए। अब वास्तव में देखा जाए तो आज की इस महंगाई के टाइम में 10,000 में घर नहीं चलता, राइट है, खर्चा कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है। तो इसलिए कस्टमर कभी भी लोन ले उससे पहले ये सोच ले कि क्या वास्तव में ईएमआई पे करने की पोजीशन में रहूंगा या नहीं। देखिए, पैसे की आवश्यकता तो सभी को है, पैसा तो जितना भी हो उतना ही कम है और कम ही लगता है, लेकिन लोन किस पोजीशन में लेना है या किस पोजीशन में लेना चाहिए और किस पोजीशन में नहीं लेना चाहिए, इसका असेसमेंट कस्टमर खुद ही करे। देखिए, आप बैंक एम्प्लॉई पे बार बार प्रेशर बनाते हैं कि सर आप करवा दीजिए, लोन की आवश्यकता है, करवा दीजिए। बैंक का काम लोन देने का ही है, इसी से इसकी इनकम आती है। लेकिन कभी भी बैंक ये नहीं चाहता कि उसके कस्टमर को प्रॉब्लम हो या हमारे किसी भी कस्टमर की प्रॉपर्टी सेल हो, राइट है। तो इसलिए कस्टमर के हित का ध्यान रखते हुए ही बहुत बार टॉपअप लोन कैंसिल कर देता है। तो इसको कोई भी कस्टमर अन्यथा में न ले कि मैं बैंक का पुराना कस्टमर हूं, एग्जिस्टिंग कस्टमर हूं, तब भी बैंक ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। देखिए, कस्टमर की ईएमआई कैपेसिटी को देखते हुए ही लोन दिया जाता है। तो इसका सेल्फ असेसमेंट खुद करें कि क्या वास्तव में मैं टॉपअप लोन के लिए एलिजिबल हो सकता हूं, नहीं हो सकता। यदि आपको लगता है कि मैं इन जो भी मेरे को पॉइंट्स बताए गए हैं इन पे बिल्कुल सही खरा उतर रहा हूं, तो फिर आप टॉपअप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप पॉइंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं कि सर आपको टॉपअप के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है और आपकी क्या एलिजिबिलिटी है, मेरे को समझाइए, क्या वास्तव में मैं टॉपअप के लिए एलिजिबल हूं या नहीं, राइट है। और इसी के साथ मैं मेरे जो ट्रेनिंग है या जो अपना सेशन है इसको मैं क्लोज करता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।